ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश सहारन इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साइंस की क्लास रेगुलर रखते हुए हम केमिस्ट्री के पहले टॉपिक पदार्थ की संरचना, फिर परमाणु अणु, हमने परमाणु अणुओं के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं क्या नहीं। उसी परमाणु के बारे में हम परमाणु की संरचना या परमाणु मॉडल पे चर्चा करेंगे। किस पे? कि परमाणु की वास्तव में संरचना कैसी होती है, परमाणु को मॉडल के रूप में किस रूप में दिखाया जाता है। तो इससे पहले में हमने पढ़ा था कि परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। उन पे कितना आवेश होता है, चार्ज कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, खोज किसने की थी, इन सभी बातों पे हमने चर्चा की थी। फिर हमने चर्चा की थी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी किसी परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी, ये कुछ बातें हमने की थी। तो उसी की कड़ी में आगे चलते हुए हम परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु को दिखाने के लिए परमाणु संरचना यानी इसी परमाणु के लिए परमाणु मॉडल दिए गए थे जी। क्या दिए गए थे? परमाणु मॉडल दिए गए थे। परमाणु की संरचना को समझाने के लिए परमाणु मॉडल प्रतिपादित किए गए, परमाणु के मॉडल दिए गए। मॉडल देखो होता है किसी बड़ी चीज को एक छोटे रूप में, जिसको हम वहां से उठा के यहाँ नहीं ला सकते, उसी को एक छोटे रूप में दिखाना ही क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। जैसे सौर मंडल के बारे में अगर हमने देखना हो, उसको समझना हो, तो सौर मंडल को उठा के हम यहाँ नहीं ला सकते, उसी को दिखाने के लिए हम सौर मंडल के क्या करते हैं? मॉडल बनाते हैं, जिसमें कहीं चंद्रमा, कहीं हमारा सूर्य, हमारे अनेक प्रकार के जो प्लैनेट्स है, ग्रह, उनको हम दिखाते हैं सिर्फ एक छोटे से बोर्ड पे, एक कागज पे हम तो वो होता है हमारा मॉडल। क्या? यानी किसी बड़ी चीज को छोटे रूप में दिखाना कि वो इस तरीके की है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे मॉडल कहलाते हैं। वैसे भी देखो मॉडल आपने वैसे भी देखे होंगे, आप में भी से बहुत सारे मॉडलिंग करते होंगे, मॉडल आप भी हो। बहुत सारे मैंने क्लासों में देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जेजीबी की तरह हेयर स्टाइल करके आते हैं, क्या वो जेजीबी बन जाते हैं? जेजीबी नहीं बनते, जेजीबी जैसी मॉडलिंग करते हैं। किसी टाइम मैंने क्लासों में ये भी देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल हेयर कटिंग छोटे छोटे करवा के और यहाँ पे वो एक बिल्कुल क्लियर कट बालों को रिमूव करवा लेते थे। मैंने पूछा ये क्या है? का सर जी ये तो गजनी है। वो गजनी मतलब आमिर खान नहीं बन गए, वो उन जैसा दिखने का प्रयत्न करते हैं कि हाँ वो गजनी में आमिर खान इस तरीके से दिखता है, यानी वो क्या है? एक मॉडल है। हाँ, लड़कियां भी बहुत सारी ऐश्वर्या राय बन के आती है, लेकिन वो बन नहीं जाती, बस वो उनके जैसा प्रदर्शित होने की कोशिश। तो परमाणु मॉडल, परमाणु को दिखाने के लिए हमने परमाणु मॉडल में कई मॉडल दिए गए थे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। सबसे पहले जो मॉडल दिया गया था परमाणु की संरचना को समझाने के लिए, ये था जी थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था जी, प्लम पुडिंग मॉडल। बस नाम ही ध्यान रखने, मेनली हमने थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, इसी मॉडल को कहा जाता है हमारा क्रिसमस केक मॉडल। क्रिसमस केक मॉडल कहा जाता है, क्रिसमस केक मॉडल, क्योंकि वर्तमान की एनसीईआरटी ने क्रिसमस केक मॉडल नाम भी डाल रखा है। इसके अलावा इसी मॉडल क्रिसमस केक मॉडल को, हमारे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल को ही कहा जाता है तरबूज मॉडल। क्या कहा जाता है? तरबूज मॉडल कहा जाता है। इसी मॉडल को नाम दिया जाता है लड्डू बूंदी मॉडल। क्या कहा जाता है? लड्डू बूंदी मॉडल कहा जाता है, लड्डू बूंदी मॉडल कहा जाता है। तो देखिए एक ही मॉडल है, नाम अलग अलग है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर सभी नाम दिए हुए हैं, तो सारे नाम हमें ध्यान होने चाहिए। सबसे पहले थॉमसन का प्लम पुडिंग, पुराने टाइम में तो सिर्फ 2 ही नाम दिए जाते थे, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। लेकिन वर्तमान की एनसीईआरटी छोटे बच्चों के समझाने के लिए, ताकि उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाए उनके अंदर, तो उन्होंने 2 नाम और दे दिए, क्रिसमस केक मॉडल और लड्डू बूंदी मॉडल। देखो ये मॉडल है, लड्डू बूंदी खिलाएंगे नहीं, मुँह में पानी आ रहा होगा, लार ग्रंथि एक्टिव हो चुकी है आपकी, मुझे पता है,
शांत रखिए, उन्हें लड्डू खिलाएंगे नहीं, सिर्फ मॉडल दिखाएंगे। तो लड्डू बूंदी मॉडल, तरबूज मॉडल, थॉमसन का प्लम पुडिंग। इस मॉडल में थॉमसन महोदय ने क्या कहा? थॉमसन के महोदय इस मॉडल के अनुसार, थॉमसन के अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, और संपूर्ण द्रव्यमान के अंदर माना जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि प्रोटॉन को P+ से लिखेंगे, न्यूट्रॉन को N0 से लिख दें। संपूर्ण द्रव्यमान किस किस को माना जाता है? हमेशा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को नगण्य मान। संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में समाहित होता है। कहाँ पे? केंद्र में समाहित होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है जी, समाहित होता है, तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन इसके चारों, ई बोले तो ई माइनस बोले तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ बिखरे रहते हैं, चारों तरफ बिखरे हुए पाए जाते हैं जी, इर्रेगुलर होते हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये मॉडल में हमारे बताया गया। क्या कहा इन्होंने? कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में समाहित होता है तथा उसके चारों तरफ बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए कैसे इन्होंने बताया। अब जो ये बिखरे हुए वर्ड लगते ही ये मॉडल, हालांकि स्टार्टिंग में तो बहुत चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मॉडल हमारा अमान्य कर दिया गया, क्योंकि ये वास्तव में सही नहीं था। देखिए हमारे किसी मॉडल, ये थॉमसन महोदय कहता है कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी संपूर्ण द्रव्यमान समाहित होता है तथा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते, यानी कहीं पर तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे और कहीं पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसा है। हमने कहा जी मॉडल नहीं बनाया, अभी सिर्फ ये बताएं। इसी मॉडल को थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इसी मॉडल को कहा जाता है तरबूज मॉडल। देखिए तरबूज से तुलना करके इन्होंने बताया कि तरबूज सभी ने देखा है, ये तरबूज है, इसको हमने कट किया, कट करने के बाद में हमारे पास दो पार्ट। इस तरबूज का जो सेंटर का पार्ट है हमारा, ये जो रेड कलर का होता है, तरबूज का सेंटर का रेड कलर का जो पार्ट है, जिसको हम बड़े चाव से खाते हैं, ये कहलाता है इसका केंद्र भाग। क्या कहलाएगा जी? केंद्र। कि इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में समाहित होता है तथा जो तरबूज में जो बीज लगे होते हैं, हमारे सीड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में माने हैं। और तरबूज में जो हमारे सीड्स बीज होते हैं वो कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होते कि यहाँ एक दो इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं होता, कहीं पर बहुत अधिक होते हैं, कहीं पर बहुत है कम। यानी जैसे तरबूज के अंदर परमाणु का द्रव्यमान, ये हमारा जो रेड कलर का खाने योग्य भाग है वो केंद्र में होता है तथा उसके चारों तरफ जो बीज होते हैं वो इर्रेगुलर, लगातार नहीं होते, कहीं ज़्यादा कहीं कम। वैसे इन्होंने कहा कि संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में समाहित है तथा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बिखरे हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इसी मॉडल को कहा जाता है लड्डू बूंदी मॉडल। क्या कहा जाता है? लड्डू बूंदी मॉडल। देखो जो लड्डू बनता है वो छोटी छोटी बूंदियों से ही बनता है, जो बूंदियां छोटी छोटी है। अब देखिए हमारे वर्तमान में तो सारे के सारे लड्डू एक ही जैसी बूंदी से बनाने स्टार्ट कर दिए हमने, क्योंकि हम क्या हो चुके हैं, हाई फाई सोसाइटी के हो चुके हैं। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी बूंदियों से लड्डू बनाते थे हम, ये छोटी छोटी बूंदियां, इनको इकट्ठा करके लड्डू, उनके अंदर बूंदियां अकेले येलो कलर की नहीं होती थी, कुछ रेड कलर की भी बूंदियां होती थी, कुछ ग्रीन कलर की भी होती थी और अलग अलग कलर की। अब देखिए हमने इनसे लड्डू बनाना है, क्या इस लड्डू के अंदर हर स्थान पे ये हमारी एक ही जैसी, इसमें कहीं पे तो रेड कलर की बूंदियां बहुत अधिक आ जाती थी, कहीं इक्का दुक्का ही होती थी। इसी तरीके से अलग अलग कलर की जो बूंदियां थी वो अलग अलग जगह पे कहीं ज्यादा और कहीं कम। यानी कि क्या कहा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तो केंद्र में है तथा जो ये भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे जो अलग अलग कलर्स की जो हमारी बूंदियां हैं, ये किसको प्रदर्शित करती है? इलेक्ट्रॉन को, कि कहीं तो वो बहुत ज्यादा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं।
क्रिसमस केक मॉडल कि जो हमारा केक होता है उस पर जो हमारी चेरी डाली जाती है, किशमिश चेरी जो डाली जाती है वो भी हमारे भिन्न भिन्न रंगों की होती है। पूरा का पूरा जो केक होता है वो हमारा परमाणु का द्रव्यमान तथा जो चेरी डाली होती है वो भिन्न भिन्न रंगों की होती है। लेकिन क्या चेरी को एक फिक्स अरेंजमेंट में लगाते हैं हम, यानी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, क्रिसमस केक मॉडल। यानी क्रिसमस केक जो होता है उसी की तरह इसकी संरचना दिखाई देती है। इस कारण से हालांकि स्टार्टिंग में ये हमारे मॉडल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को बताने के लिए बहुत सही था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस एडवांस होती चली गई ये हमारा मॉडल अमान्य कर दिया गया, क्योंकि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है हमारा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में समाहित होता है तथा उसके चारों तरफ बिखरी हुई अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मॉडल के बाद में सेकंड जो मॉडल दिया गया था वो था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। सेकंड मॉडल रदरफोर्ड का अल्फा कण या अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए बहुत ही शानदार मॉडल दिया गया था जी रदरफोर्ड महोदय के द्वारा। हमें वहां मॉडल बना के नहीं दिखाने, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि किस मॉडल के अंतर्गत क्या बातें कही गई है, क्या उपयोग है उनकी। सेकंड मॉडल हमें जो दिया गया था वो था हमारा रदरफोर्ड का अल्फा कण या अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड, वो ही रदरफोर्ड जिन्होंने हमारे नाभिक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, और हमने प्रोटॉन में कहा था कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन सीबीएसई बोर्ड किसको मानती है, रदरफोर्ड को मानती है कि प्रोटॉन की। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण, ये हमारा सिंबल होता है अल्फा, अल्फा बीटा गामा जो किरणें होती है उसी अल्फा कण या किरण, अल्फा कण या किरण प्रकीर्णन प्रयोग, डिस्पर्सन प्रकीर्णन प्रयोग किए जी। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड का अल्फा कण या अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग या मॉडल दिया गया था। इस मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड महोदय ने क्या कहा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में ही समाहित होता है तथा उसी केंद्र में कोई हमारा उदासीन पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, कि कोई ना कोई उदासीन वहां पे कोई ना कोई हमारा केंद्र के अंदर पॉजिटिव। इस मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु के नाभिक में, किसमें, परमाणु के नाभिक में कोई धनावेशित पाए, कोई धन आवेशित कण पाए जाते हैं, धन आवेशित कण पाया जाता है। इन्होंने क्या बताया कि कोई न कोई धनावेशित कण पाया जाता है, किसमें, परमाणु के नाभिक में, सेंटर में धनावेशित। अब वो धनावेशित कण कौन सा होता है ये नहीं बताया, यानी इन्होंने क्या बताया कि नाभिक जो होती है वो कैसी होती है, धनावेशित होती है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उस पर। अब वो कैसा है, कैसा है, देखो इस मॉडल के अनुसार इन्होंने अल्फा कण या अल्फा किरणों की बौछार करवाई, किसकी, अल्फा किरणों की बौछार करवाई, अल्फा किरणों की बौछार करवाई किस पर, सोने की पतली पन्नी पर, सोने यानी गोल्ड यानी ओरम जो आभूषण बनते हैं, सोने की पतली पन्नी पर टक्कर करवाई जी। पतली पन्नी पर क्या करवाई इन्होंने, टक्कर करवाई, बौछार करवाई जी। पतली पन्नी पर करवाई, क्या करवाई इन्होंने, बौछार करवाई। देखो कैसे, ये मान लो सोने की बिल्कुल पतली पन्नी है, सोना जो गोल्ड है उसकी बहुत पतली पन्नी है जी। जैसे हमारे कागज जो होता है, एक सिंगल पेज जो होता है, उससे तो बहुत ज्यादा पतली पन्नी पे इन्होंने करवाई। ये कागज की मान लो हमने बहुत सोने की ओरम गोल्ड की बहुत पतली पन्नी ली, अब इस पे अल्फा कणों की बौछार करवाई। सेंटर में माना कि हमने ये इसका न्यूक्लियस है, ये नाभिक है, इसका केंद्र है जी। इन्होंने यहां से अल्फा किरणों की बौछार करवाई, किनकी, अल्फा किरणें। अब हमें पता होना चाहिए कि अल्फा किरणें क्या होती है। पहले अल्फा किरणों के बारे में जानना जरूरी होगा हमारे लिए, अल्फा किरणें। तो देखो अल्फा किरणें क्या होती है, नाम सुना होगा आपने 2He4 हीलियम परमाणु, क्या, हीलियम।
हीलियम परमाणु कभी भी अल्फा कण नहीं कहलाते, अल्फा किरणें नहीं कहलाती। हीलियम परमाणु कभी भी हमारी अल्फा किरणें, लेकिन क्या कहेंगे, हीलियम के द्विधनावेशित आयन, हीलियम के द्विधनावेशित आयन, द्विधनावेशित आयन क्या कहलाते हैं जी, आयन हमारे अल्फा किरणें कहलाती है। क्या, अल्फा किरणें कहलाती है, अल्फा किरणें होती है। हीलियम का द्विधनावेशित आयन होना चाहिए, सिंगल हीलियम गैस या एटम्स नहीं कह रहे हम, हीलियम का क्या होना चाहिए जी हमारा द्वि, यानी द्विधनावेशित, द्वि का अर्थ होता है दो, धनावेशित का अर्थ होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो क्या आ जाएगा, हीलियम। यानी इसी हीलियम परमाणु में से हमने क्या किया जी, He+2, हीलियम +2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पे प्लस आवेश है, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उतना ही उस पे प्लस आवेश। इन हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो हीलियम पे +2। ये जो हीलियम का +2 द्विधन आवेशित जो आयन है, ये ही क्या कहलाते हैं, हमारी अल्फा किरणें। यानी पॉजिटिव चार्ज है हीलियम का द्विधनावेशित आयन क्या कहलाते हैं, अल्फा। अब इन अल्फा कणों की इन्होंने बौछार कराई तो रदरफोर्ड महोदय ने देखा कि जो अल्फा किरणें थी सामान्यतः सारी की सारी बिना किसी विचलन के इस हमारे सोने की पतली पन्नी से निकल जाती है, बिना किसी विचलन के, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आती, सोने की पतली पन्नी से निकल जाते हैं। भी बहुत पतली पन्नी है, इसमें से जैसे ही बौछार करवाई सारी की सारी आगे हमारी पार हो जाती है, क्रॉस कर जाती है। लेकिन इसमें से माना जाता है कि लगभग औसतन 20,000 में से एक किरण ऐसी थी जो अपने मार्ग से थोड़ा सा, औसतन माना जाता है कि हमारे 20,000 में से एक किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जाना तो कहाँ था इन्होंने, सीधे, लेकिन थोड़ी सी 20,000 में से औसतन एक किरण ऐसी है जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वैसी बात है जैसे हमारी क्लासों के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं, वो इन किरणों की तरह होते हैं, घर से चलते हैं डायरेक्ट एकेडमी पहुंचते हैं। यानी कि उनका टारगेट क्या होता है, क्रॉस करके हमारे अपना जो टारगेट वहां, तो सारी की सारी किरणें यहाँ पहुंच। लेकिन कुछ से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो घर से तो चले थे, टारगेट होता है उनका एकेडमी तक पहुंचना, लेकिन एकेडमी से पहले ही वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। यानी फ्रेंड कह देता है कि कहाँ जा रहा है, कह जी बस कोचिंग पहुंचने वाला हूँ, कर रुक यार यहाँ क्या, एक बार थोड़ा बाजार चलते हैं। यानी वो बाजार चला गया, पहुंचना यहाँ था, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आई जब 20,000 में से औसतन एक किरण ऐसी है जो सेंटर में न्यूक्लियस नाभिक की तरफ जा रही थी, वो इसी नाभिक से सेंटर, जिस रेखा पे जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा के विपरीत 180 डिग्री पर पुनः लौट आती है। बाकी सारी की सारी किरणें क्या थी, हमारी क्रॉस हो जाती है, पार निकल जाती है। जबकि 20,000 में से एक किरण ऐसी थी जो कि हमारी थोड़ी सी विचलित होती है, लेकिन एक किरण ऐसी होती है जो सेंटर में बिल्कुल नाभिक के पास जो आती है, जिस कोण पे आती है उसी के विपरीत 180 डिग्री पे पुनः होना तो इसके अंदर से पार चाहिए था, परंतु वापस लौट आ। ये घटना रदरफोर्ड महोदय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी। रदरफोर्ड महोदय ने देखा कि यहाँ सारी किरणें सीधी निकल रही है, कुछ किरणें थोड़ी सी विचलित हुई, लेकिन ये किरण जो यहाँ सेंटर में जा रही है वो वहां सेंटर तक न पहुंच के वापस चली आती है। इसका मतलब रदरफोर्ड महोदय ने कहा कि इस सेंटर के अंदर कोई ऐसा कण है, कुछ ऐसा है जो इस किरण को वापस भेज रहे हैं। रदरफोर्ड महोदय के लिए कहा जाता है कि उतनी ही आश्चर्यजनक घटना है जितनी हमारे लिए, देखिए उतनी ही घटना है जबरदस्त। जैसे अगर यहाँ पे मैं कह दूं, दीवार के साथ नहीं कह रही, अगर यहाँ पे हम कागज को किसी हमें वायर से हमने पूरे जो एक सिंगल कागज है हमने यहाँ पे उसको लगा देते हैं, और आपके पास जो क्रिकेट खेलने वाली बॉल होती है हमारी, जो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जिस बॉल से खेलते हैं वो बॉल आपके हाथ में, यहाँ पे कागज लगाया हुआ है यानी सोने की पतली पन्नी है, आपके पास बॉल है।
रदरफोर्ड महोदय कहता है वैसी घटना है, अगर उस बॉल को आप उस कागज पे स्ट्राइक करो, जोर से टक्कर करो, तो बताओ वो बॉल इस कागज से टकरा के आपके पास आएगी या कागज के अंदर से निकल जाएगी। तो सामान्यतः आप बॉल को जोर से टक्कर करोगे इस पे, ये बॉल यहां से पार चली जाएगी। लेकिन अगर बॉल पार न जाके यहां से टकरा के और उतनी ही तेजी से आपके हाथ में आ जाए, इस पतली पन्नी से वापस आपके हाथ में आ जाए, तो कितनी आश्चर्यजनक घटना है। वैसी घटना रदरफोर्ड महोदय के लिए थी कि सारी किरणें सीधी निकल गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक किरण जो जिस हमारे दिशा में जा रही थी उसी के विपरीत 180 डिग्री पे पुनः लौट आती है। ये सबसे बड़ी, इसका मतलब रदरफोर्ड महोदय ने क्या कहा कि जो नाभिक है उसमें कोई धन आवेश पाया जाता है, कोई पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। यानी रदरफोर्ड महोदय ने किसकी खोज की थी जी, कि नाभिक में क्या पाया जाता है, ये नाभिक सेंटर। तो अगर हमें पूछा जाए नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज किसने की है जी, रदरफोर्ड महोदय ने। खोज किसने की, रदरफोर्ड महोदय ने की थी जी। नाभिक न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड। हालांकि रदरफोर्ड ने कहा कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा चार्ज है जो कि इस किरण को, अब देखिए इसके बाद में गोल्डस्टीन ने बताया कि इस हमारे सेंटर में पाया जाता है पी प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है प्रोटॉन पे। देखिए कैसे घटना घटित हुई। हीलियम के द्विधनाभिषित आयन यानी He+2 अल्फा कण कौन से होते हैं, यहां पर भी हीलियम में +2 आयन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां प्रोटॉन पे भी कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। यानी इधर से भी प्लस आवेश आ रहा है पॉजिटिव, इधर भी कौन सा है, पॉजिटिव। और आपको पता होना चाहिए इस प्रकृति का नियम है, इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति का नियम है कि दो समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। दो समान आवेशों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण, जबकि दो विपरीत आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव है या दो नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को अगर आप पास लाओगे या पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लाओगे, एक जैसे आवेशों को पास लाओगे, तो उनमें हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दूर जाएंगे एक दूसरे से। जैसे चुंबक के दो समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, वैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी हमारे नाभिक में क्या है, कोई धनावेशित कण है। और इसी धनावेशित कण के बारे में बाद में हमारे गोल्डस्टीन ने बताया कि ये प्रोटॉन होता है जिसपे प्लस आवेश पाया जाता है। तो ये हमारे रदरफोर्ड महोदय के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार इन्होंने किसकी खोज की, नाभिक की। और इन्होंने इतना बता दिया हमारे रदरफोर्ड महोदय ने कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में तो होता है, लेकिन उसके अलावा केंद्र में कोई धन आवेश पाया जाता है, जिसके कारण से ये किरणों को वापस भेज देते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड महोदय ने किस पे प्रयोग किए थे, तो किस पे, सोने की पतली बनी, कि अपने प्रयोग के लिए उन्होंने पन्नी किस धातु के लिए, तो सोना, गोल्ड, ओरम के लिए। किन कणों का बौछार करवाया, किन किरणों की, अल्फा, बीटा, गामा, तो अल्फा किरणों की बौछार करवाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसके बाद में जो हमारा मॉडल दिया गया था जी, थर्ड मॉडल दिया था नील्स बोहर ने या बोर ने मॉडल। मॉडल तो बहुत है, परंतु अपने जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो ही हमने देखना है कि कहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद का जो मॉडल है हमारा नील्स बोहर या बोर मॉडल भी लिखा जाता है। इस मॉडल के अनुसार क्या बताते हैं नील्स बोहर, देखिए नील्स बोहर या बोर मॉडल भी लिखा जाता है। नील्स बोहर या इसे बोर मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोर मॉडल। नील्स बोहर या बोर का मॉडल। इस मॉडल के अनुसार नील्स बोहर ने क्या बताया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, क्या कहा इन्होंने, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में समाहित होता है। संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में, सेंटर में।
केंद्र में समाहित होता है यानी प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, समाहित होता है तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ यानी नाभिक के इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ निश्चित वर्ताकार पथों में, निश्चित वर्ताकार पथों कहो या कोष कहो या कक्षा कहो या ऑर्बिट कहो, कक्षा में गमन करते हैं, में चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने। देखो ये तो हमें इस परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में समाहित होता है, ये बात तो थॉमसन महोदय ने भी बता दी थी प्लम पुडिंग मॉडल में, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, थॉमसन महोदय ने क्या कहा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में समाहित होता है तथा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन नील्स बोहर महोदय कहता है कि ऐसा नहीं है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में समाहित होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ, केंद्र में समाहित होता है तथा उसके चारों तरफ निश्चित वर्ताकार कोष, ये इस तरीके से निश्चित वर्ताकार कोष पाए जाते हैं, बहुत सारी कक्षा होती है, ऑर्बिट्स होते हैं, निश्चित वर्ताकार कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, यानी ये निश्चित होंगे, बहुत सारे हैं निश्चित। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गमन करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इन निश्चित वर्ताकार कोषों में, कक्षाओं में लगातार इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर। वैसे ही संरचना है जैसे हमारे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की। देखो ये हमारा कौन सा, सूर्य है, केंद्र को क्या माने, सूर्य। तो पृथ्वी इसके चारों तरफ निश्चित वर्ताकार कोष या कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सेम जैसे पृथ्वी, चंद्रमा हमारे ग्रह, उपग्रह जो होते हैं, वैसे ही यहाँ पे संरचना होती है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान यानी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कहाँ समाहित होते हैं, केंद्र में, तथा उसके चारों तरफ जो निश्चित वर्ताकार कोष या कक्षा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन गमन करते रहते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं। ये कभी भी रुकेंगे नहीं, लगातार गमन करते रहते हैं बिना किसी ऊर्जा खर्च किए हुए, तो चक्कर लगाते रहेंगे इस तरीके से हमारे। अब देखो इसमें हमने ये तो बताया, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी को हमारे परमाणु में जो कोष होते हैं, कक्षा होती है, उनके बारे में तो हमें ध्यान देना है। जो कोष होती है, कक्षा होती है, क्या है क्या नहीं। ये जो हमें कहा कि किसी कोष, अब इस नील्स बोहर ने क्या कहा, हमें कोष का ध्यान रखना है। कोष देखो क्या होगा, कोष किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमेशा सेंटर में पाए जाते हैं। ये नाभिक है, न्यूक्लियस, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, फोर्थ कोष, इसके अलावा आगे चलते रहते हैं, यानी कि इस तरीके से बहुत सारे कोष कक्षाएं बनी होती है। नील्स बोहर महोदय क्या कहते हैं, कोष की संख्या कितनी होगी, अनंत होती है। कोष की संख्या कितनी होगी, अनंत। की कोषों की संख्या कोई फिक्स नहीं होती, बहुत होती है जी, वो डिपेंड करता है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी के अकॉर्डिंग कोषों की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक। अब इन कोष का नाम दिया गया है, कोष का प्रथम कोष को, किसको, प्रथम कोष को कहा जाता है के कोष। कहां से स्टार्ट किया हमने, जो प्रथम, देखो नाभिक से स्टार्ट करना, नाभिक के बाहर से पहला स्टार्ट करना है। ये न्यूक्लियस नाभिक है, ये पहला जो कोष होता है इसको प्रथम कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम कोष या कक्षा कह दो, कोष कह दो, कक्षा कह दो। प्रथम कोष को किस नाम से जाना जाता है, के सिंबल दिया जाता है। प्रथम कोष के कोष होता है। अगर द्वितीय कोष पूछा जाए, द्वितीय कोष को कहा जाता है, लिखा जाता है द्वितीय कोष एल कोष। कौन सा, एल कोष। इसके बाद में आपको देखो के बाद में क्या आता है, एल। थर्ड कोष को एम, फोर्थ कोष को एन कहा जाता है, के एल एम एन। अगर तृतीय कोष को देखा जाए, तृतीय कोष, तो तृतीय कोष को कहा जाता है एम। चतुर्थ कोष को क्या कहेंगे हम, चतुर्थ कोष को क्या कहा जाता है जी, एन। इसके बाद में आगे के कोष है, तो आगे
KLMNOP, इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। तो प्रथम कोष K कोष होता है, K से ही स्टार्ट होता है, KLMN। हमें ध्यान देना है प्रथम कोष को K कोष कहा जाता है, उसके बाद में LMN, इस तरीके से चलते रहते हैं। KLMN हमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हमें पूछा जाए कि K कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, K कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कि किसी भी कोष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जी। कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, देखिए किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र एग्जाम में हमें सीधा पूछा जाएगा कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने या भरने का सूत्र क्या होता है। कोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने या भरने का सूत्र, भरने का सूत्र क्या होगा कि किसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या का ज्ञात करना है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला इसके लिए होता है जी 2n²। इंपॉर्टेंट बात है, जो कोष है उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, KLMN कैपिटल लेटर में, लेकिन यहां स्मॉल लेटर लिखा है 2n²। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, KLMN को कैपिटल लेटर से लिखा है लेकिन वहां क्या है 2n² है। अब 2 तो हमारा एक अंक होता है, n का अर्थ क्या होता है हमें ये ध्यान देना है कि 2n² में n क्या है, n है उस कोष की संख्या, उस कोष की संख्या, नंबर संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, जिसमें क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो, संख्या ज्ञात करनी हो। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, हमें जो भी कोष दिया जाएगा, जैसे अगर हमें पूछा जाए K कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, K कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, K कोष में, K कोष कह सकते हैं, इसी को प्रथम कोष भी कह सकते हैं। एग्जामिनर पे डिपेंड है, हो सकता है वो K कोष दे दे कि K कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, या प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए K कोष में इलेक्ट्रॉन, K कोष या प्रथम कोष, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 2n²। अब देखिए 2 तो 2 रहा, n के लिए कौन सा कोष है K के लिए हमारा कौन सा प्रथम के लिए अंक कितना होगा 1। पहले कोष में 2 × 1 की स्क्वायर, तो क्या करेंगे 2 × 1 की स्क्वायर, यानी सभी को पता है 1 की स्क्वायर 2 ही होता है, 1 की स्क्वायर 2, गलत हो जाते हैं, 1 की स्क्वायर 2 नहीं होता, 1 की स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 होता है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2। देखो केमिस्ट्री के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक छोटी सी लाइन हमारा एक क्वेश्चन है। अगर हमें पूछा जाए कि K कोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2n², किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा 2n²। रीट में 2 बार आ चुका है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है 2n² होता है, 2n² हमारा। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए हमारे पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी जी 2। हमने यहाँ पे बनाया जी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में, ये नाभिक है पहला कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष, फोर्थ, कितने भी बना सकते हैं आप। पहले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 2, यानी कहीं पर भी लिख दो आप, पहले कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। अगर हमें पूछा जाए कि K के बाद में L कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, L कोष कहो या इसे द्वितीय कोष कहो, द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या कहेंगे 2n²। अब n यहाँ कितना है L के लिए या द्वितीय के लिए कितना होगा 2, तो क्या लिखेंगे 2 × 2 की स्क्वायर, 2 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, यानी दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम
8। कम कितने भी रह सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। अगर हमें यहाँ पे n कोष में पूछ लिया जाए कि n कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किसी भी n कोष में पूछा जाए हमसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए हमें पूछा है n कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि n कौन सा, KLMN 4th नंबर पे आता है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2n²। अब देखिए n, इस कैपिटल N का मान कितना होगा यहाँ पे 4, क्योंकि KLMN 4th नंबर कोष पे आता है, तो क्या लिखेंगे 2 × 4 की स्क्वायर, क्या आ जाएगा जी हमारा 2 × 16 32। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे 32। लो जी, 4th कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 3rd कोष में पूछा जाए कि हमें m कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 2 × 2n², 2 × 3 की स्क्वायर, ये आ जाएंगे जी 18 इलेक्ट्रॉन। 3rd कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आती है 18 से। इसका मतलब कह सकते हैं 1st कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2nd कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 3rd कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, 4th कोष में 32 इलेक्ट्रॉन, 5th कोष में कितने इलेक्ट्रॉन। अगर हमें पूछ ले जाए कि 5वें कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखो बहुत ही आसान है। पहले तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आने की ज्यादा संभावनाएं रहती है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र या भरने का सूत्र 2n² होता है। अगर हमें कह दिया जाए कि 5वें कोष में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितने या कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाए तो जिस भी कोष में दे दिया जाए, 5वां कोष कहा जाए तो 5 जो अंक दिए कि 5वें कोष, तो जो 5 दिए उसी को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, यानी उसी का उसी से गुणा करो। 5 को 5 से गुणा करोगे आएगा 25, 5 × 5 = 25, इंटू 2 करना ही करना है क्योंकि 2 पहले लगा हुआ होता है हमारे सूत्र में, तो 2 करोगे तो 25 दूना 50। वैसे भी निकाल सकते हैं हम 2 × 5 की स्क्वायर, 2 × 25 = 50। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकलेंगे हमारे। इसी तरीके से किसी भी कोष में पूछा जाए, 7वें कोष में पूछा जाए तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 7 = 49, 59, इंटू 2 करना ही करना है 98 आ जाए। इस तरीके से किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन हम भरने का या ज्ञात करने, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मॉडल हमारे जो परमाणु की संरचना में मॉडल दिए गए थे, मेनली हमें 3 मॉडल ध्यान रखने हैं। सबसे पहले थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल, लड्डू बूंदी मॉडल या क्रिसमस केक मॉडल। दूसरा जो मॉडल दिया गया था हमें वो था हमारा रदरफोर्ड का अल्फा किरण या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी, तथा हमें बताया था कि परमाणु के केंद्र में कोई धन आवेशित कोई पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। उसके बाद में निल्स बोहर या बोर का मॉडल, इस मॉडल के अनुसार हमें किसी भी परमाणु के अंदर जो कक्षा या कोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात मिल जाती है कि किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्रेजेंट में। तो पहले में 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, इस तरीके से आगे चलते रहिए सभी। तो देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 18, तीसरे में हमारे 32, तीसरे में 18, चौथे में 32, 5वें में होते हैं जी 50 इलेक्ट्रॉन। अगर 6th कोष में पूछा जाए तो 72 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 7th कोष में पूछा जाए तो 98 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो जी। 2 और 8 के बीच में अंतर देखोगे कितना आएगा जी? 6 आएगा जी। 2 और 8 के बीच में अंतर कितना आता है? एक रीजनिंग का सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। हमारे हर एक चीज में साइंस पढ़ते हुए भी आप मैथ कर सकते हो, मैथ करते हुए भी साइंस कर सकते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी साइंस। तो देखिए 2 में +6 किया कितना हुआ? 8। 8 में प्लस करो जी 10, यानी 6 जो यहाँ आ रहा है उसमें क्या करो? 4 बढ़ा के लिख दिया 10। अब 18 में क्या जोड़ेंगे? 10 के बाद में प्लस इस 10 में 4 और करो 14, 14। इसमें क्या करेंगे जी? +4 और जोड़ के 18। इसमें और क्या जोड़ेंगे? प्लस कितना कर दें हम? 22।
इसमें प्लस और जोड़ दो जी, हमारा कितना 26। आगे वाली अगर संख्या निकालनी हो कि 8th कोर्स में कितने आएंगे, तो प्लस में कितना कर दो जी, 30 कर दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा हमारा कि क्या होगा क्या नहीं। तो इस तरीके से एक रीजनिंग जैसा ही क्वेश्चन है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले कोर्स में 2, 8, 18, 32 इस तरीके से किसी भी कोर्स में हमें इलेक्ट्रॉनों का देंगे। तो ये तो हमारे हैं कि किसी कोर्स में मॉडल के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कितने नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हर एक परमाणु के बारे में देखेंगे कि हमारे हाइड्रोजन के अंदर कितने कोष पहले में कैसे भरे जाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे प्रोटॉन होते हैं। हर एक कोष के अंदर हम कुछ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका देखेंगे। उसके बाद में हम सम न्यूट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, सम प्रोटॉनिक्स, आइसोटोनिक्स क्या होते हैं उनके बारे में, श्रेणियां होती है, कुछ सीरीज होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से भी हमारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जीवन। तो यहाँ फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इंडियन एकेडमी के चैनल को, आप ऐप को भी सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें। धन्यवाद।